नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक जीके के लिए अपना विश्व भारत जीके का जो बैच चल रहा है लक्ष्य वेदी, उसी की ये अगली क्लास है। और देखते ही देखते अपन ने 24वीं क्लास ये पढ़ रहे हैं, 23 क्लास पढ़ चुके हैं। और 23 क्लासेस में आप लोगों के लिए जो चुनौतीपूर्ण टॉपिक थे उनमें से काफी चीजें कंप्लीट हो गई है। विश्व जीके की बात करें तो विश्व जीके का ये अंतिम टॉपिक है। इसके बाद में अपन इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। विश्व जीके हो गया भाई। आप लोगों की जो टेंशन थी, चिंताएं थी, तो धीरे धीरे ये चिंताएं देखते ही देखते हट गई है। और अब आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोगों के लिए मैंने अब ये चीज छोड़ दी है कि आप लोग अब जो पढ़ा दिया है उसको याद करना है। या आप लोगों के पक्ष में ज्ञान आ चुकी है, आप लोगों के पाले में आ चुकी है। जितना पढ़ लेंगे उतना रिवीजन करने का मौका जल्दी मिलेगा। आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख मानव व्यवसाय और जनसंख्या वितरण। ठीक है, प्रमुख मानव व्यवसाय ये इस बार जो है थोड़ा सा चेंज किया है। पहले आप लोगों के ये टॉपिक सिर्फ क्या था, जनसंख्या वितरण का था। पहले था जनसंख्या वितरण, ये टॉपिक था। ये किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में ये। ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन नहीं है ये आप लोगों के क्या है, विश्व के संदर्भ में है। तो उससे पहले अपन को क्या पढ़ना है? प्रमुख मानव व्यवसाय पढ़ना है। प्रमुख मानव व्यवसाय 2 क्लासें आएगी। इसके बाद में 1 क्लास आएगी जनसंख्या के वितरण की, और अपने विश्व भूगोल जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है ना ब्रो? इसके बाद में शुरू करें अपन इंडियन ज्योग्राफी। तो करें इसको शुरू आज की इस क्लास में। ठीक पहले कल वाली जो क्लास थी उसी की तरह है, समझने वाली चीजें ज्यादा है ना। क्या प्रमुख व्यवसाय के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक क्रियाएं पढ़ेंगे, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ये सारी पढ़ेंगे। इनमें भी जैसे कि अब प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आखेट हो गया, शिकार करना, खेती बाड़ी वगैरह ये है, पशुचालन, पशुपालन ये है। ठीक है, पशुचारण, पशुपालन, ये सारी चीजें आएगी। ठीक है, करते हैं शुरू। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें समझ ही जाओगे। लीजिए पहली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या है? मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है, यानी कि इकोनॉमी जिससे चलेगी। ठीक है, इकोनॉमी जिससे चलेगी, जिससे वही है अपने अपने भैया जेब में पैसा किससे आएगा, वो चीज है इसके अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिससे आय प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। आर्थिक, आर्थिक का मतलब ही क्या है? अर्थ का अर्जन। क्या है? अर्थार्जन, अर्थ का अर्जन करना। क्या भाई दाल रोटी क्या चाली पया लागी, पया होना जरूरी है, जदी दाल रोटी चाली, भाई आर्थिक क्रिया है। ठीक है, वही आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा है? तो 4 वर्गों में बांटा है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रिया आ जाती है। प्राथमिक क्रिया प्रत्येक रूप से किस पे निर्भर करती है? प्राथमिक उसी तरीके से जैसे कि कल अपन ने पढ़ा था, क्या? उत्पादक और उपभोक्ता। तो उत्पादक कौन थे? पेड़ पौधे, प्रकृति वगैरह ये। तो यहाँ पे प्राथमिक क्रियाएं किस पे निर्भर करती है? वातावरण पे निर्भर करती है। यानी किसी न किसी तरीके से ये प्रकृति से जुड़ी रहेगी, वातावरण से जुड़ी रहेगी। कैसे? देखो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? आखेटन। आखेटन का मतलब क्या होता है? शिकार। अब शिकार पे रोक लग गई है। कारण क्या है? क्योंकि जो संकटग्रस्त जीव जातियां हैं, जो जंतु है, वो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। तो इन पे अब लगा दी गई है भैया रोक। भोजन संग्रह, ये भोजन संग्रह जो है पहले अपने पेट को पालने के लिए किया जाता था, अब इसको व्यापार के उद्देश्य से भी किया जाता है। ठीक है, पहले वस्तु विनिमय भी होता था। भोजन संग्रह पहले सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए करते थे। कृषि कार्य आगे, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, खनन कार्य। इसमें आप लोगों को एक भी ऐसा नहीं दिखेगा जो प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं हो, जो वातावरण से जुड़ा हुआ नहीं हो। तो प्रमुख मानव व्यवसाय के अंदर अपन को प्राथमिक क्रियाएं ध्यान रखनी है। उसमें प्राथमिक क्रियाएं यानी कि किसी न किसी से वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वातावरण पे निर्भर है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ाऊंगा। ओके, चलिए देखिए अब सबसे पहली चीज पे आते हैं अपन, आखेट और भोजन संग्रह। ये क्या है? विश्व की प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया यदि देखें ना तो क्या था? शिकार करना। ठीक है, शिकार करना आदिमानव के काल से देख लो आप, आखेट तब से चला आ रहा है ना। तो सबसे पहली चीज क्या? भोजन संग्रह और आखेटन, यही था। आदिमकालीन मानव जीवन निर्वाह के लिए किए जाने वाले 2 कार्य क्या था? पशुओं का आखेटन और जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे और कंदमूल को इकट्ठा करना। पहले ये ऐसे चिंता विंता नहीं थी, क्या रीट की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, सेकंड ग्रेड की आएगी कि नहीं आएगी,
स्कूल व्याख्याता की कब आएगी, किसका सिलेबस चेंज हो रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, ये चिंताएं नहीं थी। चिंता सिर्फ ये थी कि जिंदा रहना है तो भैया पेट भरना पड़ेगा। अब पेट भरे कैसे, या तो कंदमूल वगैरह चुग के खा लो, कहीं से बीन के खा लो, या फिर किसी को मार के खा लो पशुओं को। तो इसीलिए जीते थे इंसान, जो है जीने के लिए खाते थे। कहते ना कोई खाने के लिए जीता है, कोई जीने के लिए खाता है, तो उस समय जो है जीने के लिए खाते थे। तो ये दो चीज पहले चलती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे चीजें बढ़ी है। प्राचीन काल में आखेटक किन औजारों का प्रयोग करते थे, तो पत्थर और लकड़ी के बने औजार, पत्थर और लकड़ी के बने औजार। आप लोगों को इस क्लास की विशेषता बताऊं, ये क्लास पूरी तरीके से शुद्ध रूप से एनसीईआरटी पे आधारित है, पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे आधारित है। उसके अंदर ये सारी लैंग्वेज ऐसे दे रखी है। आदिमानव पशुओं और वनस्पति का संग्रह किस उद्देश्य से करते थे, भोजन, वस्त्र, शरण की आवश्यकता। शरण यानी कि रुकना, आवास, सुरक्षा। सबसे पहली चीज जिंदा रहना है, जिंदा रहना है भोजन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज अपने आप को बचाना है, जिंदा रहना है, दूसरी चीज भी जिंदा रहना है, लेकिन वो प्रकृति से, मौसम से, तो वस्त्र चाहिए। तीसरी चीज जिंदा रहना है, कौन, किससे, कोई दूसरा अपन को नहीं मान ले उससे, तो शरण, रोटी, कपड़ा और मकान। ये क्या है, ये वही चीज है। ये यहाँ पे लैंग्वेज अलग है, क्या लिखा है, भोजन, वस्त्र और शरण, यानी कि कहना मतलब वही है, रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है, मूलभूत आवश्यकताएं। पहला यानी इन्हीं चिंता रहती, और चिंता नहीं रहती कि मेरे पड़ोसी मेरू ज्यादा सक्सेस हो गया, कि बिन फलाने रो सिलेक्शन हो गया तो मारो के हुई, यूं ए चिंता मतलब पहला ए को नहीं है, ठीक। देखिए नोट, आदि मानव द्वारा कार्य कम पूंजी और निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान के माध्यम से किया जाता था। पूंजी लगती नहीं थी और तकनीकी ज्ञान ज्यादा था नहीं, ठीक है, तथा इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कमी होती थी, क्योंकि ज्यादा उत्पादन करने से इनको मतलब ही क्या, जिंदा है तो बस बहुत है। विश्व में भोजन संग्रह किए जाने वाले दो भाग देखो मुख्य तौर पे, उच्च अक्षांशों में देखें, उच्च यानी उत्तरी अक्षांश, निम्न अक्षांश यानी कि दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली। और निम्न अक्षांश की यदि बात करें तो अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश वगैरह। ये तो इनमें से मैंने यही चीज आप लोगों को पहले कही है कि टावरों आज की जी की क्लास है नहीं, इनमें चीजा समझनी है। और जब मैं एक बार समझा दिन तो थाने वो टॉपिक पाचो उठा देखने और काम कौन पटेला क्या, हाँ इमें कहीं देखा, बताओ। आज दो स्लाइड बड़ी है, हम इम के बड़ी है कि प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी है। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर सीधी बात है कि जो प्रकृति और वातावरण से जुड़ी हुई चीजें हैं वो प्राथमिक क्रियाएं हैं। और प्राथमिक क्रिया में फिर अपने सीधी बात है कि सबसे पहली चीज आखिर शिकार करना है, और क्या करना, भोजन इकट्ठा करना है। क्यों करना है, अरे जिंदा रहने के लिए करना। मूल चीज यही थी, और उसके इर्द गिर्द बाकी के शब्द थे कि कोई रटने लायक चीज मिली क्या थाने, क्या चीज रटांगा है, एडी कोई नहीं है कि है गुरुजी 2 लाख, लास्ट वाली 2 लाइन है नहीं, बिम थोड़ी याद करने वाली चीज है तो कर लीजिए भी, 2 ही तो लाइन है। लो स्क्रीनशॉट लो आगे बेटा। देखो विशेष रूप से ध्यान रखें, वर्तमान समय में भोजन संग्रह के कार्य का व्यापारीकरण हुआ है। यही चीज मैंने आप लोगों को अभी 5-7 मिनट पहले कही थी कि वर्तमान में भोजन संग्रह का कार्य भी व्यापार के लिए किया जाता है। इकट्ठा करते हैं भोजन, जैसे कि फल फ्रूट हो गए, अब इनको इकट्ठा किया, अब कोई एक आदमी ठोर बैठे तो सारा खावेला नहीं, तो उनको बेचकर पैसे कमाएगा, पैसों से दूसरी चीजें खरीदेगा, संसाधन उसके पास में आएंगे, है ना। और इसका हो गया ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब चारों तरफ विश्व में सभी जगह सप्लाई होती है। अब देखो व्यापारीकरण, आज इन पौधों की पत्तियां, छाल, औषधीय पौधों का अलग अलग उपयोग किया जाना, जैसे दवाइयां, कांतिवर्धक वस्तुएं, कपड़ा, तेल, रबड़, गोंद, कुनैन, चमड़ा, ये सब तैयार किए जाते हैं। अच्छा एक देखो कितनी रोचक चीज है, इसको मैं कहूंगा रोचक, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को पता नहीं है। आप जो च्युइंगम खाते हैं, च्युइंगम चबाते हैं, सूर्य कुमार यादव सबको ज्यादा खावे था, देखिए खेलती टाइम है, जितना शॉट नहीं मारा नहीं बितनी ज्यादा तो वह चिंगम चबा जाए वो। तो इसमें क्या ध्यान रखना, चिंगम जो चबाते हैं ना, उसके बाद में जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसको चिकल कहा जाता है। और ये क्या होता है, इसके च्युइंगम में चिकल मतलब एक पौधे से प्राप्त की हुई ही चीज है। इसके अंदर जो है कई एसेंस और कई शर्करा वगैरह ये मिला के उसको मतलब बढ़िया बनाया जाता है। तो क्या थोड़ी देर में देखना मिठास तो हो जाती है खत्म, फिर वो रबड़ बचता है पीछे। वो रबड़ जो होता है ना वो चिकन होता है। क्या होता है, चिकन मत कर देना, रहा चिकन अलग है चिकन अलग है, तो वो चिकन होता है
और ये ध्यान रखना है कि ये जेटोपी वृक्ष के दूध से बनता है, एक तरीका का रबड़ होता है, और ये जेटोपी वृक्ष के दूध से बनता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से पढ़ने वाले 90% व्यक्ति, 90% स्टूडेंट इस चीज को नहीं जानते थे। हाँ गुरु जी चिंगम खाई तो घनी, पर कभी इम आते ध्यान ही नहीं क्यों कि चिंगम बनावा क्यों। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्या है, उत्पादक, हमने अपन ने पहले पढ़ा ना, वातावरण से जुड़ी हुई चीज है, तो उसी से प्राप्त की है ना। फिर देखो अगलो, देखो पशुचारण। अगलो क्या है, पशुचारण। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर पशुचारण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो चलवासी और एक वाणिज्य पशुधन। शॉर्ट में समझाऊं आप लोगों को, चलवासी वो है मार्ग, ठीक है, और वो है आदमी चाले, यानी कि वो क्या है, चलवासी, वो चलेगा इधर उधर, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, ठीक है, यानी कि एक जगह टिक कर वो पशु जो है रखेगा नहीं, पालेगा नहीं, वो क्या है, जगह बदलेगा, घुमंतु है, क्या है, घुमंतु है। और वाणिज्यिक पशुधन जो पालन करते हैं उनके बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, वहां पे जो भेड़ों के फार्म होते हैं बड़े बड़े, और भी जगह जो है पशुपालक स्थायी रूप से रहते हैं, उनके बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो वो वाणिज्यिक रूप से जो है पशुपालन करते हैं। इन शॉर्ट तो ये 2 चीज आप लोग समझ गए हो। अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लो, और जो स्क्रीनशॉट नहीं लो उनको पीडीएफ दी जाती है। तो गुरु जी पीडीएफ कितने मिला है, ओ भाई काका जी, और नाम देखो थे क्या लिखे हो, गौरव ज्ञान धारा, और सिंबल किंगो है, टेलीग्राम को सिंबल है, यानी कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, भी माते भी पीडीएफ मिले। और सब बढ़िया बात के ggdhub.com वेबसाइट खोलो, वहां पे फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में जाओ, वहां पे आप लोगों को क्लास और उसके जस्ट नीचे पीडीएफ, इतनी सुविधा कर ली आप लोग है। चलो आगे बढ़ा। अब देखो चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषताएं, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, जीवन निर्वाह व्यवसाय है। इसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, औजार व यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है पूरी तरीके से। किसकी बात हो रही है, चलवासी यानी कि घुमंतु, ठीक है। पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार ये पशुचारक अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, और ये जो शब्द है यही इसका सार है, यानी कि ये कैसे होंगे टावरों, ये होंगे घुमंतु, इनको क्या कहा जाता है, घुमक्कड़, ठीक है। नए चारागाह की खोज में ये पशुचारक समतल स्थानों और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरी तय करते हैं। अब मान लीजिए कहीं है, एक जगह रुके, वहां पे बर्फ जमने लगी तो दूसरी जगह जाएंगे, पलायन करेंगे। और ये चीजें मैंने पशु परिचर वाले बैच में ये पढ़ा रखी है, क्योंकि उसमें है, ये अलग से टॉपिक है ना, गुज्जर, बकरवाल, ये सब जो है उनके अंदर पशुपालक बताए अलग अलग, तो वहां पे बता रखे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुचारक जो है गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की तरफ प्रवास करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पे गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की तरफ प्रवास करते हैं। प्रवास करना यानी वहां पे जाकर बच जाना। शीत ऋतु में ये पशुचारक पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाह की ओर प्रवास करते हैं, और टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में ये पशुचारक दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवास कर जाते हैं। हो सकता है इनमें से ये लाइनें पूछी जाए, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में ये ऐसे की ऐसे दे रखी है। टुंड्रा प्रदेश में शीत ऋतु में ये पशुचारक उत्तर से दक्षिण की ओर, बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, गर्मी में यहाँ जा रहे तो सर्दी में यहाँ जाएंगे। मौसम के अनुसार पशुचारकों द्वारा स्थान परिवर्तन की इन गतिविधियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। क्या मौसम के अनुसार ये जाते हैं इधर उधर, उसको क्या बोलते हैं, ऋतु प्रवास। क्या ऋतु के अनुसार अलग अलग जगह प्रवास कर जाते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करने वाले प्रमुख पशुचारक समूह कौन से हैं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये क्या है, ये सब पशुपालक है। ये क्या है, पशुपालक है, सारे के सारे पशुपालक, ठीक है, जो पशुओं को रखते हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट लेने का समय आ गया। ठीक साहब, आगे बढ़ा। विश्व के विभिन्न भागों में पशुचारकों द्वारा पाले जाने वाले प्रमुख पशु कौन कौन से। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यदि अपन देखें तो वहां पे गाय और बैल ज्यादा पाले जाते हैं। अपन कौन से क्षेत्र में रहते हैं, अपन उष्ण कटिबंधीय में ही रहते हैं, ठीक है। अपन वैसे उपोष्ण में आ जाते हैं, लेकिन उष्ण ही आगे अपने कर्क रेखा निकलती है ना। सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी और ऊंट, यानी कि एशिया का मरुस्थल यानी थार भी कह सकते हो आप, थार डेजर्ट, तो भेड़, बकरी, ऊंट ध्यान ही है पावे। तिब्बत और इंडीज के पर्वतीय भागों में याक और लामा,
याक और लामा पाए जाते हैं। आर्कटिक और वो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होते हैं, रेंडियर, कुत्ते के जैसे आपको बताते हैं ना, वो गाड़ी जो स्लेज वो खींचते हैं, तो वहां पे रेंडियर होते हैं। वहां क्या होते हैं, रेंडियर होते हैं। ठीक है, ये सर्दी टुंड्रा प्रदेश है। जलवासी पशु चारण के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, देखो, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मंगोलिया एवं मध्य चीन तक, नंबर 1। नंबर 2 यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, और नंबर 3 दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर, देखो डागरो ए जो शब्द आवे ने मेडागास्कर वगैरह, ऐसा मंगोलिया वगैरह, तो हम थान दिमाग में मतलब क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि इतनी जबरदस्त डिटेल हूं थान महाद्वीप ग्रहण में, और नक्शा बताया ना, इतनी एक एक चीज भाई साहब बारीक क्यों बताई है। बिंगे बाद भी अगर था दिमाग में अगर मेडागास्कर नहीं आ रही हो कि मोजाम्बिक आ गयो नाम, मेडागास्कर आ गयो, सीधो आड़ो सीधे के अफ्रीका, और अफ्रीका के इस तरफ यानी कि इंडिया वाली तरफ जो है, हाँ याद आया गुरु जी, मेडागास्कर। तो ये चीजें आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए मैप की। तो दिन में कम से कम 1 या 2 बार मैप जरूर देखो, यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हो, चीजें याद होनी जरूरी है। वर्तमान में जलवासी पशु चारकों की संख्या घट रही है, इनके द्वारा उपयोग लाया गया क्षेत्र भी कम हो रहा है, जिसका कारण क्या है, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। अब क्या होता है कि ये घूमते रहते इधर उधर, कई देश क्या है इनकी बत्तियां बना देते, उनको बसा देते हैं, अरे थे तो अटे ही रो रहा है, क्यों घूमता फिरो। तुझे क्या राजनीतिक सीमाएं, यानी कि भारत की बॉर्डर से जो है, पहले इतनी वो शक्ति नहीं होती, भारत की बॉर्डर से मान लो पाकिस्तान में कोई पशु चलाने जा सकता है क्या, नहीं, पकड़ के जेल में डाल देंगे, या पाकिस्तान से यहाँ आ गया। तो इसी तरीके से देशों की सीमाएं जो है क्रॉस करने वाली चीजें, इसलिए भी इनके जलवासी पशुचारण कम हो गए। और देखिए वाणिज्य पशुपालन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ये पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रदान होता है, क्योंकि क्या होता है पूंजी प्रदान क्यों है, क्योंकि भाई साहब बड़े बड़े फार्म बनाने पड़ते हैं। क्या होता है, बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो फार्मों में क्या है, पैसा लगता है, क्योंकि वहां पे जो है मशीनें वकीले लगते हैं और आदमी लगते हैं, खर्चा आएगा, तो ये होगा ही। इसमें विशाल क्षेत्र पर फैले फार्म स्थायी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, फार्म होते हैं स्थायी। इसमें संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, तथा एक क्षेत्र की घास समाप्त हो जाने पर पशुओं को दूसरे क्षेत्र में ले जाता है। अब यानी इनमें भी क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया, एक क्षेत्र में रखे, अब यहाँ पे की घास खत्म होगी, वहां दूसरे फार्म में उस पे चले जाएंगे पशु, ऐसे कैसे लेके, इन घूमते नहीं फिरेंगे, इनके जो है फिक्स रहते हैं वहीं पे। इसमें पशुओं की संख्या चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है, कि अपार भाई की तो चारागाह है, 1000 पशु रह सके तो 1000 ही राखी, यूं नहीं कि 1000 रह सके और 2000 लान ठूस दिया गया, अपार भाई अपार खुद लोग घर लो चारागाह क्या देखो, ऐसा नहीं करते। ये पूरे इनके नियम कायदे वगैरह इनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, यूं नहीं कि मिक्स नहीं कर दिया सारा, कि ऊंट भी है इनमें, और इन भेड़ भी है, बकरी भी है, गाय भी है, बैल भी है, सब चीजें नहीं रखेंगे, या भेड़ रखेंगे तो भेड़ रखेंगे, बकरी है तो बकरी है, गाय है तो गाय है, इस तरीके से उनके अनुसार अलग अलग पशु फार्म होते हैं। ठीक है, और इसमें पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि इनमें क्या होती है, मशीनें इसमें ज्यादा होती है, मशीनें अधिक काम में ली जाती है। आप देखो ना कभी कोई वीडियो, फ्री बैठे हो ना तो अच्छे काम की चीज देखा करो, फालतू रीला देखने में मतलब नहीं है। फ्री बैठे हो तो ऐसी चीजें देखो, कभी देखना कि कोई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का फार्म हाउस की कोई आएगी, उसमें कैसे भेड़ के बाल वगैरह काटते मशीनों से पूरा होता है? कई सारी चीजें डिस्कवरी की चीजें आती है, तो कई चीज कैसे बनती है वगैरह ये बताया जाता है, बैट कैसे बनते हैं, बॉल कैसे बनती है, बहुत सारी चीजें। हालांकि मुझे इतना फ्री समय मिल नहीं पाता, लेकिन जब मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इन चीजों को देखूं, समझूं, ताकि यदि कोई मुझसे कभी मान लीजिए कोई छोटा बच्चा आके पूछ ले ये कैसे बनता है, तो मैं कम से कम, ज्यादा नहीं 100% नहीं तो कम से कम 10-20% तो उसे सही नॉलेज दे पाऊं। तो आप भी जो है ये चीजें किया करें, जब भी समय मिले ऐसी चीजें देखा करें, इससे क्या आप लोगों को एक्चुअल नॉलेज होगा। नहीं तो बस टप्पा ठोकना पड़ी, क्या यहाँ थोड़ी यहाँ करता हुई यहाँ कर दे, कई जना बैठा बैठा गाँव के चौटा में टप्पा ठोक दे नहीं आई बे, अपन भी बस यूं ही करना पड़ेगा। नॉलेज ही नहीं है जब किसी को, तो बिन टप्पा ठोकने अलावा की बिन और ऑप्शन है क्या, बस तो ज्ञान तो पूरा ही देना पड़ेगा। मेन तो ध्यान है, लेकिन ध्यान के नहीं है, बातचीत जुझिया करें। चलिए, वाणिज्य पशु पालन वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे जो है क्षेत्र ये वाणिज्यिक पशुपालन में अव्वल क्षेत्र हैं। ठीक है, अव्वल देश है। लो स्क्रीनशॉट ले रहे
चलिए अब पशुचारण पशुपालन दोनों चीजें अपनी पूरी हो गई, आखेट और संग्रह हो गया। अब आते हैं कृषि पे, क्योंकि कृषि में भाई साहब बहुत सारी चीजें हैं। कृषि कृषि आज पढ़ते हैं, खनन और उसके अलावा चीजें कल पढ़ेंगे। कृषि कृषि पढ़ते भी अभी समय लगेगा के टाइम बोल। विश्व के विभिन्न भागों में कृषि कार्य को प्रभावित करती है क्या क्या, देखो भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं। विश्व में कृषि की प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी है, देखो निर्वाह कृषि होती है, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, और इन सबको पढ़ेंगे। और ये सारी कृषि जो है ये दे रखी है एनसीईआरटी की पुस्तक के अंदर। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये पूरा टॉपिक आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में ऐसे का ऐसे देखने को मिल जाएगा। कई टाबर मन कह दिया करे गुरुजी आप बालों में ऐसे हाथ क्यों घुमाते हो, क्या आपके बाल नकली है? कि खींचर बता दूर है भाई, नकली कौन, विग ही अपार काम कौन लगाना है, विग क्यों लगाओ? मैं तो कहा भाई अगर टकला भी होगा नहीं, बाल उड़ गया सारा का सारा, तो दाढ़ी बढ़ा दा और टकला ही घुमा अलग लुक में, अपा विग ही लगाना वो क्यों करना? ये तो यूं है कि आदत ही पड़ी हुई है, ये बाल मेरे क्या सिल्की है, ये आ जाते हैं बार बार बिखर जाते हैं ऐसे हैं, तो बिखर जाते तो फिर थोड़े से व्यवस्थित भी तो करने पड़ते हैं ना। नहीं तो थे को कि मास्टर आदमी है, थोड़ा व्यवस्थित सभ्य तरीकों रहना से वगैरह तो है। ये अभी मेरे दिमाग में आ गया इसलिए मैंने कह दिया, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं ना, फिर मैं पढ़ता हूँ, फिर कमेंट को लेट गो करता हूँ, चलो जाने दो कभी देंगे जवाब, कभी कोई पूछेगा वापस तो देंगे। चलो आज बता दिया, ठीक है, दोबारा मत पूछना। निर्वाह कृषि वह कृषि जिसमें स्थानीय कृषि उत्पादों के लगभग संपूर्ण भाग का उपयोग किया जाता है, ये कहलाती है निर्वाह कृषि। समझो इस चीज को, स्थानीय कृषि उत्पादों के लगभग संपूर्ण भाग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। निर्वाह कृषि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो भागों में, एक तो आदिकालीन निर्वाह कृषि और एक गहन निर्वाह कृषि। अब आदिम निर्वाह कृषि का अन्य नाम क्या है? स्थानांतरित कृषि। अब समझ गए, स्थानांतरित कृषि यानी कि जो जंगलों को क्या रहे, खेतों को, जंगलों को भी सही है, जंगलों को खेतों को जला के उसकी राख पे फिर कृषि की जाती है, और फिर बाद में 2-3 साल ही होती है कृषि, वो तो फिर बंजर हो जाती है जमीन, तो फिर दूसरी जगह जला कर कहेंगे, तो वो स्थानांतरित कृषि है। और इन स्थानांतरित कृषि का हर जगह नाम अलग होता है, हर जगह इनके नाम अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि अपने राजस्थान में इनको आदिम कृषि, स्थानांतरित कृषि को क्या क्या कहा जाता है? चीमाता, दजिया, वालरा, ये 3 नाम यहाँ पे प्रचलित है। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग है, कहीं पे कोनू को कहते हैं, कहीं पे रे कहते हैं, है ना, सब जगह मिल्पा वगैरह ये अलग अलग नाम है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो स्थानांतरित कृषि मुख्यतः कहां की जाती है? भारी वर्षा वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में। और विश्व में स्थानांतरित कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग, उत्तरी पूर्वी भारत, ठीक है। और इनकी विशेषताएं देखिए। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। साफ क्या, राख किया जाता है, यूं याद रख लियो। राख मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है और भूमि की उर्वरता की समाप्ति पश्चात नई जगह साफ करके कृषि की जाती है। 2-3 साल ही रहे ड्यूरेबिलिटी राख रही, ठीक है, 2-3 साल तो राख है, उसके बाद में खाक है, और उसके बाद में दूसरी जगह देखनी पड़ती है, ठीक है, दूसरी जगह देखनी पड़ती है। इसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं, और मुख्यतः मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। इसमें पुराने औजारों जैसे कि लकड़ी, कुदाली, फावड़े ये काम में लिए जाते हैं। और गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होती है भाई साहब? 2 प्रकार की होती है, एक तो चावल प्रधान और एक चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। एक बार टाबरो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ना दूसरी स्लाइड में देखो। अब गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषताएं देखिए। आदिम निर्वाह कृषि पढ़ ली, गहन निर्वाह कृषि यह छोटे भूखंड पर की जाने वाली कृषि होती है। साधारण औजार और अधिक मानव श्रम का उपयोग होता है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। मुख्य फसल क्या है? चावल होती है। इस प्रकार की कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। भूमि की उर्वरता बनाए रखने हेतु गोबर की खाद और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है, ऑर्गेनिक, ठीक है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक लेकिन प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। प्रति इकाई तो उत्पादन अधिक होता है, लेकिन किसानों की एवरेज में देखें तो किसानों के एवरेज में कम होता है। विश्व में गहन निर्वाह कृषि वाले प्रमुख क्षेत्र जहां चावल मुख्य फसल नहीं है, एक तो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान, ठीक है।
यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसल सोयाबीन, जौ और सोरगम है। भारत के उत्तरी मैदान में गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत बोई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? गेहूं है। भारत के अंतर्गत गेहूं। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों के अंतर्गत बोई जाने वाली मुख्य फसल ज्वार और बाजरा। देखो क्षेत्र के अनुसार, उत्तरी मैदान पूछेंगे तो गेहूं है, दक्षिणी और पश्चिमी शुष्क प्रदेश पूछेंगे तो अपने ज्वार और बाजरा है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है? इनमें सिंचाई की जाती है। इनमें क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और देखो अगर इसमें सिर्फ दक्षिणी पूछे भारत के अंदर तो फिर ध्यान रखना चावल, सिर्फ दक्षिणी पूछे तो क्या ध्यान रखेंगे? चावल। ठीक है, फसल के अंदर। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े फिर आती है अपने रोपण कृषि। अच्छा, ये नेक्स्ट कृषि है रोपण कृषि। बड़े बड़े बागानों के रूप में की जाने वाली कृषि, जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगा दिए जाते हैं, कुछ समय पश्चात से कई वर्षों तक उनसे उत्पादन प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है रोपण कृषि। कभी भविष्य में मैं करूं नहीं तो मैं आई करूं, मैं ये वाली करूंगा रोपण कृषि। एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फिर मौज है। बागान एक बार आम के पेड़, अमरूद के पेड़, अनार के पेड़ लगा दिए, ओ भाई साहब दो माला माल है। चलिए, तो रोपण कृषि किस कृषि के अंतर्गत आती है? वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। ये किसके अंतर्गत आती है? वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। आप लोग मेरे पार्टनर बनना हो कृषि में तो फटाफट नौकरी लागो, क्यों? इन्वेस्टमेंट हुई तगड़ो है, नौकरी लागो तो फटाफट अपा साथ बिलर करा कृषि, रोपण कृषि करा आपा। ठीक है, अपन भी, मैं देखो मैं किसान परिवार से नहीं आता हूं, लेकिन किसान बनना है नहीं, मैं ये वाला किसान बनूंगा, है अपन ये वाले करेंगे। रोपण कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी है? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, गन्ना, अनानास आदि। देख लो, सब सब चांदी उगाने वाली फसलें हैं सारी की सारी। ठीक है, रोपण कृषि की विशेषता क्या है? मुख्यतः एक फसली व्यापारिक कृषि है। इसमें एक फसली यानी एक फसल उगानी है। इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है, वृहद पैमाने पर श्रम पूंजी की आवश्यकता होती है। मैं कहूँ फटाफट नौकरी लागो, लोन बढ़िया मिली बाद में, है ना, क्योंकि सिविल अच्छी पड़ी तो एक बड़े पैमाने पे श्रम पूंजी की आवश्यकता होगी। मैं तो करूं खेती बाड़ी, मैं देख रेख करूंगा, सिर्फ भैया थान लगाना है सारा सारा, मैं देख रेख करूं कि भाई टाइम सर के है काम हो रही है नहीं हो रही है, आ सब। इसमें उच्च प्रबंध, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर या निकट के कारखानों में। इसमें परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है, परिवहन चाहिए इनमें, नहीं तो फसलें खराब हो जाती है। यह मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाने वाली कृषि है। ठीक है, अपने उष्ण कटिबंधीय ही है, अपने तो फिक्स है, प्लानिंग सेट है तो फटाफट याद करो चीजा, एग्जाम दो, झंडा गाड़ो, नौकरी लागो, बिंग बाद में आयो अपा साथ में करा। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। चलिए, रोपण कृषि के प्रमुख उदाहरण देखो। अंग्रेजों ने भारत और श्रीलंका में चाय के बाग, मलेशिया में रबड़ के बाग, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना और केले के बाग लगाए। अंग्रेज बहुत दिमाग वाले थे, अंग्रेज ऐसी कृषि करते थे जिसमें फायदा हो। ठीक है, तो देखो इन्होंने लगाए। स्पेन और अमेरिका वासियों ने फिलीपींस में नारियल और गन्ने के बाग लगाए। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। ये फेजेंडा, साओ paulo वगैरह आप लोगों को सारी चीजें मैंने करवा रखी है ना, ब्राजील पढ़ाया जाओ। चलो आओ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पे, या तो अपन ये वाली कर सकते हैं या ये वाली भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहां की जाती है? मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में। ठीक है, अब लेकिन मध्य अक्षांश है तो ये थोड़े से अपने क्या है कि कटिबंध के अनुसार सही नहीं बैठेगी, वो वाली ज्यादा सही बैठेगी। विस्तृत वाणिज्य कृषि के मुख्य क्षेत्र घास के मैदान, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। अरे रोटी की टोकरी है ये तो, यहाँ प्रेरीज घास में पता है गेहूं कैसे उगाया जाता है? मशीन आती है, गाड़ी आती है, सीधे प्रेरीज घास में जो है बिखेरती हुई चली जाती है, कोई सिंचाई विचाई देख रहे कुछ नहीं करनी, सीधी फसलें बढ़िया तरीके से। इतना अनुकूल वहां का मौसम रहता है इसके कि अपना आप गेहूं उगते हैं, फिर बाद में वापस आती है, मशीन आती है हार्वेस्टर वगैरह, वो वापस घूमता है, गेहूं अलग कचरा अलग सारे, फिर मशीन आती है उनको भरने के लिए, सारा मशीनों से काम पूरा, कोई देख रेख नहीं है, इतने जबरदस्त है। जब तो इसको रोटी की टोकरी कहा जाता है प्रेरीज घास के मैदान। पंपास अर्जेंटीना में, स्टेपिस यूरेशिया में, वेल्ड या वेल्डस अफ्रीका में, डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड के अंदर। ये घास के मैदानों के लिए है। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषता है
इसमें मुख्य फसल गेहूं होती है, अन्य फसलें मक्का, ज्वार, राई, जई ये होती है। खेतों का आकार बड़ा होता है, सभी कार्य यंत्रों द्वारा संपन्न होते हैं, प्रति एकड़ उत्पादन कम लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं सारी चीजें थान बताऊं ना, बिल्कुल सटीक एकदम। देखो क्या लिखा है, यंत्रों का उपयोग ज्यादा होता है, यही है, मशीन है बस। तो ये ध्यान रखना है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलिए अब आते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब है खेती भी करेंगे, पशु भी पालेंगे साथ में, पशुपालन के साथ में खेती करना। देखो मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य, फसल उत्पादन और पशुपालन साथ साथ। विश्व में मिश्रित कृषि वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से, उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया का कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भाग। यह कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जो विश्व के विकसित देश है वो। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं, इसमें खाद्यान्न फसलों के साथ चारे की फसल भी उगाते हैं। इसमें खेतों का आकार मध्यम होता है, गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल, कंद मूल आदि बोई जाने वाली फसल मुख्य है। सस्यावर्तन और अंत फसली कृषि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें विकसित कृषि यंत्र, इमारतों, रासायनिक और वनस्पति खाद के उपयोग पर अधिक पूंजी व्यय की जाती है भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखना है। मिश्रित कृषि के अंतर्गत लीजिए स्क्रीनशॉट। और फिर देखो डेयरी कृषि। अब डेयरी कृषि क्या है, डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषता, यह दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सर्वाधिक उन्नत प्रकार है। पशुओं की अच्छी देखभाल और दुग्ध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग हेतु अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, उनकी चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अरे डेयरी शब्द आयो जी समझ जाओ कि जो पशु दूध दे ना, डेयरी से क्या मतलब, जो दूध देगा उन पशुओं के लिए की जाएगी। पशुओं की देखभाल हेतु अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है। डेयरी कृषि का कार्य मुख्यतः किया जाता है किसे, नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है। नगरीय क्षेत्र ताजा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए करते हैं वहां। वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये सब। भूमध्य सागरीय कृषि तो आप करी कौन सा, भूमध्य सागरीय आड़े पड़े पर आओ कर। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत मुख्य फसलें अंगूर, अंजीर, जैतून, ठीक है। भूमध्य सागर कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन से, भूमध्य सागर का समीपवर्ती दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग, यहाँ पे की जाती है भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। नाम भूमध्य सागरीय, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट लौटा दो। फिर देखो यह क्षेत्र जो है खट्टे फसलों की आपूर्ति हेतु महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से ध्यान रखें कि अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। अच्छी किस्म के अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली दारू बनाई जाए, दारू, मदिरा, वाइन वगैरह बनी, व्हाइट वाइन, रेड वाइन वगैरह, ऐसा वाइन वगैरह चीजें जो है इनसे बनती है। विस्की केमिकल ज्यादा होता है विस्की वगैरह में, और वाइन के अंदर फ्रूट वाली चीजें ज्यादा होती है। मत यूं मत कह दीजिए गुरुजी आपने तो क्या ध्यान, अरे मास्टर आदमी सब चीजें ध्यान रखनी पड़े। ध्यान रखने के लिए, जानकारी रखने के लिए पीना जरूरी नहीं है, जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए ये सब ध्यान रखना है। जबकि निम्न श्रेणी के अंगूरों को सुखाकर मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। जो उच्च श्रेणी के होते हैं ना उनसे तो बनती दारू, वाइन, और जो निम्न श्रेणी के उनको सुखाकर और फिर उनसे मुनक्का, मुनक्का समझते हो, बिल्कुल ऐसे मरा हुआ अंगूर, ऐसे डोकरा अंगूर होता है एकदम, जिसके झुर्रियां पड़ी हुई होती है, वो होता है एकदम खाल के जैसा होता है। मुनक्का, भूख बहुत लगती है मुनक्का से। और किशमिश, किशमिश भी देखो थोड़ा डोकरा है लेकिन मध्यम डोकरा है ना। मुनक्का में से तो मतलब ऐसे समझो कि कड़क होती है तो जान निकल जाती है पूरी। उद्यान कृषि, उद्यान कृषि की प्रमुख विशेषता है यह कृषि नगरों के समीप की जाती है जहां इन्हें आसानी से बाजार उपलब्ध होते हैं। इनमें अधिक मुद्रा प्राप्ति वाले फल, सब्जियां, पुष्प उगाए जाते हैं। ये उद्यान कृषि भी अपन कर सकते हो। इसमें नगरीय क्षेत्रों में मांग वाले पुष्प और सब्जियां मुख्यतः उगाई जाती है। इनमें भी पैया बढ़िया मिले। खेतों का आकार छोटा होता है तथा इसमें गहन श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में सिंचाई, उर्वरक, अच्छी किस्म के बीज, हरित गृह, शीत क्षेत्रों के कृत्रिम ताप, कीटनाशक आदि की विशेष ध्यान रखा जाता है। और उद्यान कृषि में कृषि उत्पाद के मुख्य उपभोक्ता होते हैं शहरों में उच्च आय वर्ग। फूल वूल ज्यादा कौन काम में ले रहे, जिनका बड़ा पैसा ज्यादा है भाई तो काम में ले ज्यादा, क्या पुष्प वर्षा करो। अब पुष्प वर्षा अब करे कौन, क्या पैसा लागे,
और धन्ना सेठ है, पुष्प वर्षा करो, बिल्कुल लागना चाहिए कि बेकिंग एक कार्यक्रम है। उद्यान कृषि वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से? उत्तर पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पूर्वी भाग और भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है। नीदरलैंड का पुष्प उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। यहां से ट्यूलिप एक विशेष प्रकार का फूल पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है। शहरों के आसपास के क्षेत्र जहां केवल सब्जियां पैदा की जाती है, वहां इस कृषि को क्या कहा जाता है? ट्रक कृषि कहा जाता है। उसको क्या कहता है? ट्रक कृषि। कारखाना कृषि कहां की जाती है? पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में। अब देखो, इसमें गाय, बैल, कुत्ते पाले जाते हैं जिनकी अच्छी नस्ल का चुनाव, प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों और उनके खान पान एवं बीमारियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। टाब्रो लीजिए स्क्रीनशॉट SS। ठीक है। फिर आती है सहकारी और सामूहिक कृषि। जब कृषकों का एक समूह अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करे तो उसे कहा जाता है सहकारी या सामूहिक कृषि। अब इसकी क्या विशेषता है? सहकारी संस्था सभी किसानों को समान रूप से सहायता प्रदान करती है। सहकारी आंदोलन का प्रारंभ एक शताब्दी पूर्व हुआ था। सहकारी आंदोलन को सर्वाधिक सफलता डेनमार्क में मिली थी। किस प्रकार की कृषि में उत्पादन के साथ साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है? तो सामूहिक कृषि में होता है। और सहकारिता एक अलग से टॉपिक है पूरा का पूरा, जो आजकल सिलेबस में शामिल नहीं होता किसी में, पहले होता था। इस प्रकार की कृषि में सभी किसान अपने संसाधनों यानी कि भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कृषि करते हैं और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि का एक छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रख लेते हैं। सामूहिक कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ था? सोवियत संघ में। और सामूहिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि की दशा सुधारना, उत्पादन में वृद्धि करना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता था? तो कोल खोज के नाम से जानते थे। क्या कहते हैं? कोल खोज। लो स्क्रीनशॉट। इसी के साथ आपकी ये क्लास पूरी हुई। अब ये बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो पेज देखे ना आप लोगों के लिए जो रिवीजन बूस्टर आने वाला है उसके ही ये पेज है। और गाइड में भी आप लोगों को ये मैटर मिला है, लेकिन जो रिवीजन बूस्टर आप लोगों के लिए कमिंग सून है, क्या है? कमिंग सून है, उसके पेज है। तो कौन कहेगा गौरव सर जो है सिर्फ शॉर्ट कंटेंट लिखते हैं? ये तो मेरे को लगता है कि जानना ही नहीं चाहते कि हकीकत क्या है? हमने जो वैकेंसी की किताबें निकाली उसकी पहले गाइड निकाली है, यानी कि गाइड का मतलब डिस्क्रिप्टिव डिटेल मैटर। फिर हम शॉर्ट कंटेंट भी निकालते हैं जिसको वन लाइनर कह देते हैं, रिवीजन बूस्टर कह देते हैं। ये अब वो किताबें विद्यार्थियों के द्वारा इतनी पसंद की गई कि एक मार्केट में यही बात चली कि गौरव सर तो वन लाइनर लिखते हैं। अरे गौरव सर तो सारी किताबें लिखे हैं, वस्तुनिष्ठ भी लिखे, डिटेल भी लिखे, शॉर्ट भी लिखे, मध्यम भी लिखे, सब तरह के लिखे। जिसको जो पढ़नी है वो उसको पढ़ता है। गौरव सर की सोच को आप नहीं पहुंच पाओगे तो आप लोग विद्यार्थियों को गुमराह करना बंद करें। विद्यार्थी समझदार है, उनको पता है कहाँ क्या किस उद्देश्य से किया जाता है और उसका क्या लाभ मिलता है। ठीक है टाब्रो, आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।